अमूमन हम जैसे लोग जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो खाने की दिक्कत होती है, कपड़े की दिक्कत होती है, बाकी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कत होती है, कमी होती है। राजघराने में किन चीज़ों की कमी होती थी सर? सर 2008 का जो चुनाव था वो सीधा उनके ख़िलाफ़ था जो सरगुजा के महाराज कहे जाते हैं, महाराजा कहे जाते हैं। आपको डर नहीं लगा सर 2008 के चुनाव में उनके अगेंस्ट लड़ना, उनके अगेंस्ट विधायक बनने की चाह रखना? सर 2008 में रिज़ल्ट आया, आपकी हार हो गई, बहुत ही कम वोटों से हुई। आपके राजनीतिक जीवन में कितना बदलाव आया, क्या बदलाव आया? विडंबना तो ये भी कहा जा सकता है कि जब आप ऐसे सपने देखते हैं और 7 साल केंद्र में आपकी भी सरकार हो गई और वही की वही 20 किलोमीटर में टिका हुआ है, अटका हुआ है, तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे ना? निश्चित रूप से। लगातार 3 पंचवर्षीय गुजर गया, यहाँ हार हुई है, क्या कारण मानते हैं सर? और क्या ये माना जाए कि जब तक बाबा यहाँ रहेंगे बीजेपी का जीतना मुश्किल? 15 सालों का राज्य सत्ता के बाद 2018 में हार हो जाती है। अगर अनुराग सिंह देव जी से इसका कारण पूछा जाए तो आज पूरे एनालिसिस के बाद क्या लगता है? कहा ये भी जाता है सर कि आप लोगों का भी ये रहता है कि सपने दिखाए गए कांग्रेस की तरफ से 2018 के इलेक्शन में, बड़े बड़े ऐसे ऐसे सपने जिसके उस सपने के झांसे में कहीं ना कहीं जनता आ गई। सर 15 सालों में आपने किया वो तो ठीक था, 15 सालों के बाद आप क्या करना चाहते थे ये भी तो नहीं बता। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरगुजा संभाग के बड़े बड़े हस्तियों से मिलना और उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना, उनके संघर्षों के बारे में जानना, उनकी कामयाबी के बारे में जानना, ये आप लगातार डीडी यूट्यूब चैनल पर देखते रहते हैं। और आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ, वो सरगुजा संभाग के रियासतों से उनका कनेक्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से आज आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। हम मिलने जा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी से। हम इनके बारे में, इनके संघर्षों और राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे वर्तमान राजनीति और आने वाले 2023 के इलेक्शन के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी यूट्यूब चैनल पर आपका। सर सबसे पहले आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं। आप राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अमूमन हम जैसे लोग जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो खाने की दिक्कत होती है, कपड़े की दिक्कत होती है, बाकी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कत होती है, कमी होती है। राजघराने में किन चीज़ों की कमी होती थी सर? दिनेश जी, एक सामान्य दृष्टि से आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और आम तौर पर जो राजनीतिक रूप से लोग देखते हैं तो उसमें निश्चित रूप से ये प्रश्न उनके जहन में अवश्य होता है। और आज आपने बड़े अच्छे पॉइंट से आज के इस परिचर्चा की शुरुआत की है। मुझे लगता है, देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं और जो होती हैं वो दिखती नहीं है। ये बड़ा एक स्वाभाविक सी बात रहती है। और राज परिवारों के बारे में मैं आपको बताऊं कि राज परिवारों की जो स्थिति है वो रियासत जाने के बाद जी मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत डाउनफॉल की स्थिति में आए हैं। और मैं तो ऐसे अनेकों राज परिवार के लोगों को जानता हूं जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। आज राज परिवार की बात कर रहे हैं सर आप? राज परिवार की बात कर रहा हूं मैं, जो दाने दाने के लिए मोहताज है। और कई बार एक समय था जब राज परिवार के लोगों को प्रीवी पर्स स्वीकृत था और कुछ समय तक वो चला, फिर धीरे धीरे करके वो अपने संपत्ति से ही उसको विक्रय करके धीरे धीरे वो, चूँकि आदत राजसी थी तो राजसी आदत को और उसके जो खर्चे थे वो व्यापक थे और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने संपत्तियों को वो किया। तो निश्चित रूप से अभी ये कहा जाए कि कई सारी ऐसी छोटी रियासतें या कई ऐसे राजघराने या जिनका राज परिवार से कनेक्शन था, ऐसे सभी लोगों के जीवन वैसा नहीं था जो हम समझते हैं।
उनका जीवन कई बार बड़ी मुश्किलों से और बड़ी कठिनाइयों से गुजरा, क्योंकि राज परिवार के भी थे, लेकिन चूँकि बिजनेस माइंड नहीं थे वो, और एग्रीकल्चर का भी बहुत खुद करने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो उसका नुकसान जो है वो स्वाभाविक रूप से हुआ। क्योंकि आज के तारीख में यदि आप बिजनेस के रूप में स्टेबल नहीं हैं, यदि आप स्किल्ड नहीं हैं, यदि आप किसी नौकरी में नहीं हैं, तो आपके जीवन यापन में कठिनाई आएगी। और स्वाभाविक रूप से मेरे परिवार में भी वो कठिनाइयाँ स्वाभाविक रूप से आती रही हैं। और ये बड़ी विडंबना रही कि वो ओहदा होने के बाद भी हम लोगों ने ज़मीनी स्तर से उसको जिया है और उसको जीते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका स्वाभाविक रूप से ये बड़ा प्रश्न रहता है लोगों के मन में, लेकिन उसका समाधान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कठिनाइयाँ आम तौर पर अब एकाध कुछ परिवारों को आप छोड़ देंगे, एकाध ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस कर लिए उनको छोड़ लेंगे, तो बाकी बहुत सारे परिवारों में ये कठिनाई। फिर ये समझा जाए सर कि एक सामान्य परवरिश आपकी भी हुई है और ऐसे जो फेस करते हैं कठिनाइयों का वो आप भी किए हैं। तो बताइए सर कि बचपन कैसा था और बचपन के दिन कैसे थे, और शुरुआती जो शिक्षा था वो कहाँ से और कैसे लिए गए? देखिए, मैं अपने बचपन की अवस्था तो बहुत ही हम लोग की सामान्य थी, और एक सामान्य जो सरकारी स्कूल में भी मैंने पढ़ाई की, और सरकारी स्कूल में अपने गांव में पढ़ाई की मैंने। और उसके बाद फिर मैं एक अपने रिश्तेदार, हमारे फूफा जी थे वहाँ शहडोल में, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो वहाँ मैं उनके घर पर परवरिश मेरी हुई। तो वहाँ पर मैंने कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाई की, और फिर मैं अंबिकापुर में भी कॉलेज का पूरा किया, वो भी सरकारी कॉलेज में पूरा किया। तो आमतौर पर ये लोग सोचते हैं कि ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़े होंगे या बाहर बड़े प्राइवेट बड़े कॉलेजेस में पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग सरकारी स्कूल में और कुछ समय प्राइवेट स्कूल के कॉन्वेंट में भी पढ़े हैं। तो ये एक सामान्य परवरिश रही है जो आमतौर पर सब परिवारों की होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांतियां आप दूर कर रहे हैं जो सरगुजा अंचल के लोगों के मन में था आपको लेकर के, और आपके बारे में जो लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे। यहाँ तक कि मैं भी यही समझ रहा था, चूँकि राजघराने से भाई सरोकार होने के नाते कहीं ना कहीं सामान्य परवरिश तो नहीं कही जा सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर। और ये आपने कहा कि सरकारी स्कूल में भी आपने पढ़ाई किया और शहडोल में जा कर के आप पढ़ाई किए, तो फिर कभी मन में था सर कि राजनीति की तरफ आना होगा या पॉलिटिक्स करना होगा या कुछ उस वक्त? क्योंकि जब आप बता रहे थे कि वो सारी परेशानी भी फेस कर रहे थे जो अमूमन जनरली परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त था कि आगे चल कर के कोई IAS IPS की तैयारी करनी है या कोई सरकारी नौकरी करनी है? क्या कुछ था सर उस वक्त आपके जहन में? देखिए, एक ज़रूर मेरी इच्छा थी कि लॉ करने के बाद या उससे पहले मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट करने दिल्ली में पढ़ूं कुछ समय, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई कि मैं दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर सकूं। इच्छा थी कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में वहां पर मैं पढ़ाई करूं और कुछ आगे मैं लिटरेचर के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे काम कर सकूं, ऐसा विचार था शुरू में ही। लेकिन फिर आमतौर पर कॉलेज के समय पर भी या स्कूल समय पर ही थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों का एक तरीके से संपर्क हो गया, और उस संपर्क के कारण से धीरे धीरे हम लोग पब्लिक के बीच में इन्वॉल्व होते गए, ख़ासतौर पर विद्यार्थियों के बीच में। तो वहाँ से धीरे धीरे एक संगठन विद्यार्थी परिषद से हम लोग जुड़ गए। फिर विचारधारा और पिताजी की जो विचारधारा के प्रति समर्पण था, उस दृष्टि से हम लोग जुड़ते गए और आगे बढ़ते गए, और धीरे 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 करते करते हम लोग राजनीति में सक्रिय हो गए। और लगभग लंबा समय हम लोगों ने 27-28 वर्ष हम लोगों ने राजनीति में गुजारा है। इतना लंबा अरसा हो गया सर राजनीति में आपकी सक्रियता। पिताजी की कभी कोई ऐसी ख्वाहिश थी आपको लेकर के, वो चाहते थे कि आप ये करिए या इस क्षेत्र में जाइए? देखिए, मैं तो कुछ समय प्रैक्टिस भी किया लॉयर के नाते,
और उनकी इच्छा ज़रूर थी कि मैं अच्छा लॉयर, अच्छा प्रैक्टिस करूं। और पॉलिटिकल क्षेत्र में जो मेरी वर्किंग थी उससे भी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट थे, क्योंकि आमतौर पर उस समय पर जब मेरे गांव से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर लरंग साई जी का गांव था। अच्छा। तो लरंग साई जी से मेरे पिताजी के बड़े अच्छे संबंध थे और साथ में जनसंघ बीजेपी के काम में और उस समय वो काम किया करते थे। तो स्वाभाविक रूप से जो वैचारिक जुड़ाव था हम लोग का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इस विचार के पक्ष में था ही। तो ये काम उनको संतुष्टि भी देता था जब हम लोग सामाजिक रूप से ये काम करते थे। तो वैसे तो कोई विधायक, सांसद, मंत्री बनने की उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आमतौर पर उनका ये था कि हम लोग अच्छे से जो काम कर रहे हैं उसको पूरे मेहनत के साथ करें। आपने कहा कि आपका घर जो है वो शंकरगढ़ कुसमी क्षेत्र में आपका घर है, वहीं आपका पैतृक जगह है। वहाँ से फिर अंबिकापुर की तरफ जो रुख लिया आपने, इधर आना हुआ, वो किस साल की बात है और क्या उद्देश्य थे सर उस वक्त? देखिए, हमारा एक यहाँ पर पुराने समय से ही यहाँ पर मायापुर में एक घर था पहले भी, और आमतौर पर जब हमारे परिवार के लोग आते थे तो वहाँ उस घर में ही रहते थे। तो कनेक्शन तो अंबिकापुर से स्वाभाविक रूप से था ही। तो फिर कॉलेज डेज में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू किए अपना। तो फिर धीरे धीरे करके फिर लगभग ज़्यादा समय हम लोग का अंबिकापुर में गुजरने लगा। तो उस के नाते हम लोग थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यूटी बढ़ी। फिर ये होता है कि खेती बाड़ी भी थी तो उधर भी देखना पड़ता था। तो खेती के साथ साथ ये भी चूँकि हम लोग यहाँ एक ज़्यादा समय गुजारने लगे थे तो फिर लगभग हम लोग का जो ज़्यादा समय है वो अंबिकापुर में ही बीता है। राजनीति की तरफ पहला कदम कब बढ़ा और क्या सोच करके बढ़ा था? देखिए, 90-91 के आसपास मैं विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और धीरे धीरे करके मैं विद्यार्थी परिषद के वर्किंग में बहुत अंदर तक काम किया और लगातार मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और उसका लाभ मुझे अपने व्यक्तित्व में भी मिला। मुझे लगा कि ये काम जो है ये वास्तव में इससे सर्वांगीण विकास की संभावना है, क्योंकि सिर्फ आप थ्योरेटिकल नॉलेज रखेंगे तो वो कई बार आपको धोखा दे सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज यदि आपके पास है तो वो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो मुझे लगा कि जीवन के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में ABEP में हम लोग का सर्वांगीण विकास हुआ, जो भविष्य में आज तक वो जो सीख है वो हम लोग के काम आती है। ये बीजेपी की तरफ पूरा मन बन जाना या बीजेपी के लिए फिर काम करना शुरू कर देना, ये इस घटना के बारे में भी बताइए सर। देखिए, मेरे पिताजी मंडल अध्यक्ष थे पूर्व में। बीजेपी जब स्थापना हुई उसके बाद के मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद वो मंडल अध्यक्ष थे। तो आइडियोलॉजिकली तो बीजेपी से हम लोग जुड़े हुए ही थे और थोड़ा लरंग साई जी का सानिध्य भी बचपन में ही हम लोग को प्राप्त हुआ था। तो अट्रैक्शन तो था ही बीजेपी से। और कहीं ना कहीं जब हम लोग फील्ड में काम करने लगे तो हम लोग को ये ध्यान में आया कि लंबे समय सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग जो विषमता देखते थे जनता के बीच में, तो वो किसी भी घर में आप घुस जाइए तो वहाँ पर उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। वो या तो महुआ उबाल के खाता होता था या कनकी या खूदी पर आश्रित होता था। तो जब प्राथमिक रूप से यदि आपके नागरिक के पास में भोजन ही नहीं है 2 वक्त का, तो किसी देश के विकास के बारे में क्या सोचा जा सकता है? फिर सड़क, बिजली, पानी, ये तो फिर बाकी इसकी कोई मायने नहीं है। तो हम लोग को लगा कि कांग्रेस ने वास्तव में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जो प्राथमिकता के साथ इस देश के गरीब जनता के लिए उठाया जाना चाहिए था। और सर, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने किया नहीं, पर्टिकुलर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। तो 2000 के बाद उनको 3
साल ही सिर्फ मिले, तो 3 साल में वो बोले कि भाई 3 साल के बाद तो अब फिर बीजेपी की सरकार आ गई, तो 3 सालों में वो क्या परिवर्तन ला सकते थे? आपको लगता है कि उन 3 सालों के बीच में जितना हुआ था उससे और बेहतर हो सकता था? देखिए, छत्तीसगढ़ क्यों बना? छत्तीसगढ़ तो इसलिए बना कि जो विकास की असमानता थी जी, उसको दूर करने के लिए, विषमता जो थी उसको दूर करने के लिए बना था। क्योंकि मध्य प्रदेश में सारा विकास हो रहा था, तात्कालिक मध्य प्रदेश में सारा विकास होता था, और हमारा जो ये अंचल था ये पूरी तरीके से अछूत था, तो यहाँ डेवलपमेंट की रोशनी नहीं आती थी। वो रोशनी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर और जबलपुर तक सीमित रह जाता था। सही है। तो वो रोशनी हमारे यहाँ तक भी आनी चाहिए थी। तो मध्य प्रदेश के समय में तो कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश भी उन्हीं का था। ये भूखंड कोई नया थोड़ी ना था, ये तो भूखंड इसलिए सेपरेट करना पड़ा अटल जी को कि यहाँ विकास की रोशनी ठीक से नहीं पहुँच पाई थी, तो इसलिए 3 स्टेट बनाए गए थे। उसमें से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड था। बिहार में, झारखंड में रोशनी नहीं पहुँच पाई थी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में रोशनी नहीं पहुँच पाई थी, तो उस विषमता को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो पहले मध्य प्रदेश के समय में कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, और फिर उसके बाद जब 3 साल वो रहे तब भी ये काम नहीं किए। तो यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो 50 साल उन्होंने ये काम नहीं किया। जब 2008 का वक्त आया, उससे पहले तो खैर आप सक्रिय थे ही, वो घटनाक्रम के बारे में अवगत कराइए सर। जब आप अंबिकापुर विधानसभा सीट से विधायक पद के उम्मीदवार चयन हुए, चुने गए। देखिए, मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य था। मैं एक्टिव जिला अध्यक्ष जरूर था युवा मोर्चा का उस समय जी, और उसके बाद मैं फिर प्रदेश में भी काम किया था। मेरे लिए तो आश्चर्यजनक था कि मुझे अवसर मिल रहा है। लेकिन मैं एक ख़ास बात आपको बताऊं कि मैं कभी भी न तो अपने लिए पद मांगने के लिए गया और ना मैं टिकट मांगने के लिए गया। मैंने पार्टी के जो आदेश थे उसका पालन किया है, चाहे वो किसी भी दायित्व की बात हो पार्टी के अंदर, या फिर चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे 8 हो चाहे 13 हो, हमेशा पार्टी ने जो निर्देश दिया वो मैं काम किया हूँ। और उसमें मैंने अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं देखा है। मैं जो एजेंडा है पार्टी का उसके हिसाब से काम करता हूँ। और मैं सिर्फ एक चीज़ माना हूँ कि आप जहाँ भी जुड़ें या जिस भी विचारधारा में जुड़ें, तो आप पूरे तन्मयता के साथ उस काम को कंप्लीट करिए। तो मैं उस थ्योरी पर विश्वास करते हुए अपनी राजनीतिक दिशा तय करता हूँ, और पार्टी जो भी आदेश देती है उसको पूरे तरीके से फॉलो करने की कोशिश हम लोग। सर, 2008 का जो चुनाव था वो सीधा उनके खिलाफ था जो सरगुजा के महाराज कहे जाते हैं, महाराजा कहे जाते हैं। आपको डर नहीं लगा सर 2008 के चुनाव में उनके अगेंस्ट लड़ना, उनके अगेंस्ट विधायक बनने की चाह रखना? देखिए, डर तो बहुत पहले ही पिताजी ने दूर कर दिया था। ऐसा? जब वो भारतीय जनता पार्टी के काम में निकलते थे और हम लोग के परिवार के लोग जब हमारे पिताजी के उस पर काम करते थे, तो पहले ही उन्होंने बता दिया था किस दिशा में काम करना है। तो डर तो था ही नहीं। राजनीतिक रूप से तो भाई हम लोग अलग अलग विचारधारा को मानने वाले थे ही, और राजनीतिक संघर्ष में भी एक दूसरे के सामने खड़े रहते थे। तो इसलिए वो मेंटलिटी तो मेरे पिताजी ने मेरे मन में बना दी थी। मैं तो कि डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़ने से कभी नहीं डरना है। भला ही हारो या जीतो, ये सब चलता रहता है, लेकिन लड़ाई हमेशा करने से कभी पीछे नहीं हटना। सर, बातचीत के दरमियान आपकी परवरिश और आपने अपने बैकग्राउंड के जो हालात थे वो भी आपने अवगत कराया कि वो रियासत का वक्त अलग था, उसके बाद जब रियासत छीनी गई उसके बाद का वक्त और था। ऐसे में आज भी कहा जाता है कि बाबा जी पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे रईस विधायक होते हैं, तो ऐसे में सरगुजा में और अंबिकापुर में उनका एक दबदबा हुआ करता था। तो सर, कभी उनकी तरफ से ऐसा कोई दबाव या ऐसा कोई प्रेशर कि आप हमारे अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हैं, या फिर इस तरह का कोई एक्टिविटी सर जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करे? देखिए, एक बात पॉलिटिक्स में बहुत प्रमुखता से रही है, और ख़ास तौर पर आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको बहुत अच्छे से उठाते हैं।
वो है परिवारवाद, जी जी। वंशवाद। ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देखिए बाकी सभी जगह पर आप पारिवारिक हिसाब से दुकान है तो पारिवारिक दुकान हो सकती होगी, या कोई अन्य काम है तो उस पर आपका परंपरागत हक हो सकता है, लेकिन राजनीति में परंपरागत हक होना ये उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से उसको लेकर तो एक प्रेशर लोगों के दिमाग में रहती था, और मेरे को चुनाव जब मैं लड़ता था तो जो बाकी और कार्यकर्ता रहते थे उनके लिए भी चुनौती रहती थी। तो उस समय पर उनको संभाल के रखना ये भी मेरे लिए एक चैलेंज होता बिल्कुल था, सर। क्योंकि वो कार्यकर्ता उनको भी फील्ड में तो उनको ही उतरना था कई बार, और बूथ में उनको ही लड़ना था, लड़ाई तो बूथ में खड़ा ही उनको होना था। तो मैं उनको प्रॉपर बैकिंग देने का काम करता था कि आपको लड़ना है, खड़ा होना है। और मैं एक बात बहुत अच्छे से कहूँगा कि मैंने चुनाव में जितने चुनाव मैंने लड़े हैं उसमें हमारा कार्यकर्ता ने पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, कहीं भी वो पीछे नहीं हटा और दबा नहीं। सर जैसे आपने कहा 1000 से कम 800 और कुछ वोटों से आपकी हार हुई थी, बहुत ही कांटे का मुकाबला था ये तो कहा जा सकता है, और उस वक्त का एक माहौल भी बना हुआ था। क्या कसर रह गई थी सर, हार हुई, ऐसी कौन सी कमी थी, क्या कमी रह गई? देखिए वो तो अब राजनीति में ये है कि कई बार कई प्रकार के समीकरण रहते हैं, प्रदेश के हालात रहते हैं, उसके हिसाब से भी जनता टर्न करती है। जैसे मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है और मोदी जी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं, तो सरगुजा से लेकर अंडमान निकोबार तक एक रिजल्ट आता है। आप देखेंगे 4-4, 500 सीटें आ जाती हैं, बीजेपी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और एक ज़माना देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बाद जब एक सहानुभूति की लहर चली तो आप एक समान कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आ गया। अभी आप देखेंगे कि 3 साल हमारी सरकार रही, अभी 70 सीट कांग्रेस के लोग लेके आ गए, और उसके बाद हम 15 में सिमट गए। और फिर अभी देखिए लोकसभा के जब चुनाव हुए तो इसी छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया और बीजेपी की 9 सीट आ गई। सर तो 2008 परिस्थितियाँ रहती हैं, उसका भी लाभ हानि होता है समय पर। सर 2008 में रिज़ल्ट आया, आपकी हार हो गई, बहुत ही कम वोटों से हुई। आपके राजनीतिक जीवन में कितना बदलाव आया, क्या बदलाव आया? देखिए चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई पद पाने की होड़ में शामिल होना नहीं है, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं उस होड़ में नहीं हूँ कि मेरे को मंत्री बन जाना है या बहुत बड़ा। मुझे पार्टी ने पर्याप्त सम्मान दिया है और मैं अब डिवोशन से काम करने पर विश्वास रखता हूँ, और मुझे पता है कि मैं अपने डिवोशन से ही सफलता प्राप्त करूँगा। तो मैं पहले चुनाव में 55,000 वोट पाया था जी, 55,000 वोट पाया था, और 800 से हारा था चुनाव। उसके बाद में 65,000 वोट पाया। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरी लोकप्रियता लगातार बढ़ी हुई है, और वो वोट मुझे जो 65,000 लोगों ने वोट दिया है, और उनको हो सकता है 80,000 लोगों ने दे दिया हो, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंस नहीं मानता हूँ। 65,000 लोगों ने मेरे पर विश्वास किया है, मेरी पार्टी पर विश्वास किया है, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और मैं जो डेवलपमेंट और बाकी जो परिवर्तन के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सरगुजा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो हो नहीं पा रही। तो इसको लेकर मैं ज़रूर एक लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, और लड़ाई मैंने लड़ी है पहले भी सरगुजा के विकास के लिए। रेलवे, यहाँ पर अंग्रेज थे तो रेलवे का विस्तार हो रहा था, और उसके बाद जब कांग्रेस आ गया तो रेलवे का विस्तार रुक गया। तो अंग्रेज के समय पर यदि बरवाडी तक लाइन जुड़ सकती थी तो वो लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ सकती थी, क्यों नहीं बढ़ी 70 साल में? तो ये स्वाभाविक रूप से सरगुजा के लोगों के लिए प्रश्न है। और आज भी हम सिर्फ 20 किलोमीटर आगे बढ़े हैं आज़ादी से। यदि अब ले लेंगे आप इतिहास, तो ये हम विश्रामपुर से हम अंबिकापुर पहुंच पाए हैं। सर तो ये विडंबना नहीं है क्या? सर लेकिन विडंबना तो ये भी कहा जा सकता है कि जब आप ऐसे सपने देखते हैं और 7 साल केंद्र में आपकी भी सरकार हो गई और वही की वही 20 किलोमीटर में टिका हुआ है, अटका हुआ है,
तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे ना सर? निश्चित रूप से, बिल्कुल। देखिए, अटल जी की जब सरकार बनी थी तो ये जो बहुप्रतीक्षित मांग थी 20 किलोमीटर की कि अंबिकापुर तक रेलवे आना चाहिए, तो वो अटल जी की सरकार ने, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे जी, बीजेपी ने पूरा किया उस मांग को। उसके बाद फिर अभी हम 14 से सरकार में हैं, 6 साल सरकार को हुए हमारे, अभी दूसरे टर्म यदि हम जोड़ लेंगे तो ये हम 21 में हैं, मतलब मुश्किल से 6 साढ़े 6 साल हमारे सरकार को हुए। अभी 6.5 साल में आप देख लेंगे कि कोविड से लेकर अनेकों महान संकट देश पर आए हैं और कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे सरकार का जो मत है वो डेवलपमेंट के प्रति बहुत स्पष्ट है, इसीलिए आप देखेंगे कि रेलवे के दोहरीकरण से लेकर सब काम हो रहे हैं। तो अभी वो प्रपोजल पेंडिंग है और मैं मानता हूं कि बीजेपी ही इस काम को पूरा करेगी। इस जो रेलवे को एक्सटेंशन करना है, बीजेपी की सरकार में ही सर ऐसे कई बार खबरें सामने आई कि पूरी तैयारी हो गई है, सैंक्शन हो गया है, अब यहाँ से रेणुकूट को जोड़ा जाएगा, डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट होगा रेलवे लाइन, और यूपी बिहार को भी कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ कागजों में रह जा रहा है सर, वो प्रैक्टिकल अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। कब तक उम्मीद करे यहाँ की जनता? देखिए, 3 प्रोजेक्ट्स जो मुझे ध्यान में है, एक तो अंबिकापुर से रेणुकूट जोड़ने का, मेहरपुर जो लाइन है उसको जोड़ने का, एक बरवाडी की बड़ी पुरानी मांग है, बरवाडी कनेक्ट करने का, एक झारसुगुड़ा की मांग थी। तो ये तीनों का सर्वे हुआ है। अब इसमें क्या रहता है कि रेलवे के कंडीशंस रहते हैं कि इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी लाइन हो सकती है, तो जो थोड़ी बेनिफिशियल लाइन होगी, क्योंकि राजस्व की वसूली भी एक पक्ष रहता है कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कि नुकसानदायक है, कि सिर्फ ट्रेन ही चलेगी और उससे फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ये सब गणना करने के बाद उसका पूर्णता की ओर होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये तीनों सर्वे में से एक न एक रेलवे लाइन हमको अवश्य आने वाले समय में हमारी पूरी होगी और उस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो रेलवे लाइन बिछे और यहाँ की जनता को सुविधा उपलब्ध हो। हम बात करते हैं सर, 2008 विधानसभा चुनाव में आपकी हार हुई, फिर आपको हालांकि सरकार तो आपकी ही बनी, बीजेपी की ही सरकार बनी, और आपको बड़ी दायित्व सौंपी गई, युवा मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी का सेंस ये है सर कि युवाओं में जोश भरने का, युवाओं को बीजेपी में शामिल करने का और युवाओं को बीजेपी की विचारधाराओं से जोड़ने का। सर, अपने आप को अपने कार्यकाल में आप कितना सफल मानते हैं और कितना क्या कुछ किया उस वक्त, उस दरमियान?